जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग फिर से देखेंगे भगत सिंह का मुकदमा। और इस मुकदमे में हम लोगों ने देखा था कि नए ट्रिब्यूनल का गठन हुआ और उसमें हिल्टन को बना दिया गया है अध्यक्ष। इसका विरोध किया क्रांतिकारियों ने। भगत सिंह ने एक पत्र भी वहां जमा किया अदालत में और कहा कि ये तो फिर वही स्थिति है जो जज हमारे साथ दुर्व्यवहार में शामिल था, जिस कांड के कारण हम लोगों ने अदालत का बहिष्कार किया था और उस कांड का जिस जज ने समर्थन किया था वही फिर अध्यक्ष बन गया, तो यह हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इसलिए हम लोग फिर इस जज के रहते अदालत का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे साथ वही स्थिति आ गई है। 25 जून को जब अदालत शुरू हुई तो उसमें सभी 18 अभियुक्त थे, वो सभी अनुपस्थित थे। दोनों ही जेलों के असिस्टेंट जेलर ने, बोस्टन इंस्टीट्यूट और लाहौर सेंट्रल जेल, दोनों ही जेलों के असिस्टेंट जेलर ने आकर के ये कहा कि अभियुक्तों ने अदालत में आने से मना कर दिया है। इसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। चूंकि ये अदालत बनी थी ऐसी कि जिसमें अभियुक्त हो न हो, उनके वकील हो या न हो, एक तरफा ये अदालत चल सकती थी। तो इस तरह से इस ट्रिब्यूनल में कार्रवाई शुरू होती है 25 जून को, जबकि अदालत में कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं है। बयान शुरू हुआ और इस दिन बयान हुआ रोशन लाल का, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लाहौर। मजिस्ट्रेट रोशन लाल ने शिनाख्ती के बारे में अपना जो कुछ भी उसने किया था वो बयान दिया। मतलब किस अभियुक्त को कहां पर किसने शिनाख्त की, कैसे शिनाख्त परेड कराई गई, किस डेट में ये कहां पर कराया गया, इसको लेकर के उसका लंबा चौड़ा पूरा वो दिन 25 जून को उसका बयान चला है। बहुत लंबा बयान है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। सिर्फ शिनाख्ती को लेकर के उसने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद 26 जून 1930 को सुनवाई शुरू होती है। अदालत में फिर पिछले दिन की तरह कोई भी अभियुक्त उपस्थित नहीं है, उनके वकील भी अब नहीं है अदालत में, और दोनों ही जेलों के असिस्टेंट जेलर आकर के बताते हैं कि अभियुक्तों ने अदालत में आने से मना कर दिया। और इसके बाद गवाही होती है गवाह संख्या 30 की। गवाह संख्या 30 का नाम है मिस्टर WNP जेनकिन। यह पंजाब के पॉलिटिकल CID का सुपरिटेंडेंट है और इसका बयान जानना जरूरी है। इसका बयान इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी व्यक्ति ने सैंडर्स मर्डर केस की छानबीन की थी। और एक तरह से कह लीजिए कि ये सैंडर्स मर्डर कांड का IO था, जांच अधिकारी था उस केस का। तो सैंडर्स मर्डर के दौरान क्या कुछ इसने देखा, यह भी कह सकते हैं कि इसका बयान जो है वो सैंडर्स मर्डर केस की पुलिस डायरी है, चार्जशीट है। जो कुछ भी इसने उस केस के सिलसिले में देखा, पाया और लिखा, वो सब कुछ अपना बयान दर्ज कराता है अदालत में। तो ये जब इसका बयान शुरू होता है, शुरू में ये कहता है कि उर्दू के बजाय ये अपना बयान अंग्रेजी में दर्ज कराएगा। चूंकि अधिकतर गवाहों के बयान उर्दू में दर्ज हो रहे थे, तो अदालत ने आदेश दिया कि ये इस गवाह का बयान अंग्रेजी में ही नोट किया जाए और बाद में उर्दू में उसका अनुवाद कर दिया जाए। तो फिर ये बयान देना शुरू करता है। अब आप देखिए, मिस्टर WNP जेनकिन, सुपरिटेंडेंट CID का बयान है। मैं इस पद पर अक्टूबर 1928 में सैंडर्स के कत्ल से पहले नियुक्त हुआ हूं। कत्ल के बाद जल्दी ही मुझे जांच अधिकारी बना दिया गया। घटना स्थल से 8 खाली कारतूस बरामद हुए, जो मुझे दफ्तर में विभिन्न व्यक्तियों ने लाकर दिए। घटना स्थल पुलिस के दफ्तर से लगभग 40 गज की दूरी पर है। सिविल सर्जन साहब ने .32 कोष्ठ में लिखा हुआ है 7.75 बोर की कुछ एक गोलियां मिस्टर सैंडर्स के जिस्म से निकाली और मिस्टर स्लैटरी DIG को दी, जिन्होंने वे मुझे दे दी। सिविल सर्जन साहब ने .463 बोर की एक गोली चनन सिंह हेड कांस्टेबल के जिस्म से भी निकाली और मिस्टर स्लैटरी को दी, जिन्होंने वह मुझे दी। मैंने उक्त खाली कारतूस व गोलियां जगन्नाथ सहायक सब इंस्पेक्टर को सुरक्षित रखने के लिए दे दी। उसने मेरे सामने रुई में लपेटकर दिया सलाई की डिब्बी में रखकर एक ताला बंद संदूक में रख दी। माचिस की डिब्बियों पर निशान नहीं लगाया गया था। मैं प्रदर्श
864/1A, 864/1B, 864/1D, 864/1F और 864/1I को देखकर बता रहा हूं कि ये 5 खाली कारतूस .32 बोर के हैं। मैं इन खाली कारतूसों को शिनाख्त करता हूं। ये वही कारतूस हैं जो घटनास्थल से उठाए गए थे और मुझे दिए गए थे। मैं इन्हें इनके छेदों और निशानियों के आधार पर पहचानता हूं। मैंने कत्ल के थोड़े दिनों के बाद जब सारे कारतूसों को बड़े ही गौर से देखा था, लेकिन मैं इसकी ठीक तारीख नहीं बता सकता। मैंने यह सब इस मकसद से किया था कि शायद इन पर कोई खास निशान हो, क्योंकि मेरा मंतव्य यह था कि मैं पंजाब से इस बोर के सभी पिस्तौल से फायर कराऊं और कारतूस तथा गोलियां जमा कराकर जांच के लिए मंगाऊं। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे ज्ञात था कि इंग्लैंड में इसी किस्म की ही जांच की गई थी, जबकि खाली कारतूस या गोली से यह पूरी तरह मालूम होना असंभव है कि वह किस खास हथियार से चलाई गई थी। मैंने .32 बोर के सारे पिस्तौल और .403 बोर के तमाम माउजर पुलिस सुप्रिंटेंडेंटों से अपने अपने जिलों में फायर करवाए और उन्होंने खाली कारतूस और गोलियां जो उन हथियारों से चलाई गई थी भेज दी, लेकिन इससे कोई नतीजा न निकला। पंजाब में इन दोनों बोर के जितने हथियार लाइसेंस पर मिले हुए हैं उन सबको चलाया गया था। इस तरह से जो गोलियां और खाली कारतूस मुझे भेजे गए थे, उनके निशान उन कारतूसों और गोलियों के निशान मुकदमे में बरामद हुए कारतूसों से मिलते जुलते नहीं पाए गए थे। मैं प्रदर्श 664/1N को शिनाख्त करता हूं कि यह वही माउजर की गोली है जो चनन सिंह हेड कांस्टेबल के शरीर से बरामद हुई थी। मैं प्रदर्श 664/1I को शिनाख्त करता हूं कि यह .32 बोर की गोलियों में से एक गोली है जो मिस्टर सैंडर्स के शरीर से निकाली गई थी। इन गोलियों का मैंने कत्ल के थोड़े समय बाद ही निरीक्षण किया था। देखिए, इस बात को समझिए कि उस समय भी इस केस की कितनी गहराई से छानबीन हुई है। ये केस इंचार्ज बता रहा है, जो जांच अधिकारी है इस केस का, कि किया यह गया था कि जो गोलियां मिली थी उन गोलियों को वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करने के लिए उस समय जितने भी पुलिस अधिकारी थे पंजाब में, या पंजाब में जिन लोगों को हथियार का लाइसेंस दिया गया था, उन सब की जो बंदूकें थी .32 बोर की, उन सब से फायर करवा करके उन गोलियों को देखा गया था कि .32 बोर की किस पिस्तौल से इस तरह की गोली चली है। तो पाया गया कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं या जिन लोगों के पास लाइसेंस वाला ये पिस्तौल है, उन सब के पिस्तौल से इस तरह जो गोली का निशान बना हुआ है वैसी गोली नहीं चली थी। ये गोली किस गोली से कंपेयर किया जा रहा है? जो सैंडर्स के शरीर से गोली निकाली गई थी और फिर चानन सिंह जो एक हेड कांस्टेबल मारा गया था उसके शरीर से माउजर की गोली निकाली गई थी, जो चंद्रशेखर आजाद ने गोली मारी थी चानन सिंह को। तो इन गोलियों को किस पिस्तौल से, किस हथियार से ये गोली निकली थी, इसकी जांच कराने के लिए उस तरह की सभी जो बंदूकें, पिस्तौल, उस समय पिस्तौल और माउजर कह लीजिए जो भी थी, उन सब से फायर करा करके देखा गया था और यह पाया कि जितना कम से कम पुलिस अधिकारियों के पास या पंजाब में जितने लोगों के पास इस तरह की पिस्तौल और माउजर है, उन सब से ये गोली नहीं चली है। वो आगे कहता है, 9 अप्रैल 1929 को हमें दिल्ली से सूचना मिली कि असेंबली में बम फेंका गया है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से एक के कब्जे से ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद हुई है। जब यह सूचना हमें मिली तो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल साहब ने मुझे आदेश दिया कि मैं दिल्ली जाऊं और इन दोनों कत्लों के सिलसिले में जो खाली कारतूस और गोलियां बरामद हुई हैं वे साथ ले जाऊं। उनमें वे खाली कारतूस और गोलियां भी शामिल थी जो आज मैंने अदालत में शिनाख्त की हैं। मुझे कहा गया था कि यदि संभव हो तो मैं जांच के आधार पर पता करूं कि क्या इस पिस्तौल का जो वहां बरामद हुई है उन पिस्तौलों से संबंध है जिनसे वे कारतूस चलाए गए थे, जो उन दोनों कत्लों के संदर्भ में बरामद हुए। ऊपर बताए गए सारे खाली कारतूस और गोलियां लेकर मैं दिल्ली गया। मैंने घटनास्थल की जांच की और .32 बोर की एक ऑटोमेटिक पिस्तौल नंबर 168896
168896 अपने कब्जे में ले ली। मैं ऑटोमेटिक पिस्तौल प्रदर्श P480 को शिनाख्त करता हूं कि यह वही पिस्तौल है जो बम की दुर्घटना के मौके पर बरामद हुई थी। मैंने यह हथियार अपने कब्जे में ले लिया और एक खाली कारतूस भी जो कि असेंबली हॉल में पाया गया था, मैं प्रदर्श P864 5B को शिनाख्त करता हूं कि यह वही खाली कारतूस है जो मुझे दिल्ली में दिया गया था। दिल्ली में जो खाली कारतूस बरामद हुआ था उसकी मैंने जांच की और मुझे मालूम हुआ कि जो कारतूस पर निकलने की रगड़ के निशान हैं, वे निशान उन कारतूसों पर पड़ी रगड़ के निशानों से बहुत मिलते जुलते हैं जो वारदात के मौके पर मिले हैं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं था और इस प्रकार की जांच करने योग्य न था, इसलिए मैंने लाहौर में वाल्टर लॉ कंपनी से मिस्टर लुइस को टेलीफोन किया, जिनके साथ मैंने इससे पहले भी कई बार ऐसी जांचों पर संपर्क कर चुका था। दिल्ली भेज दिया जाए, किंतु वह अपने कारोबार के कारण दिल्ली न जा सका। अतः मैं लाहौर वापस चला आया और अपने साथ वह पिस्तौल और खाली कारतूस जो दिल्ली में बरामद हुए थे तथा अन्य कारतूस व गोलियां जो मैं अपने साथ ले गया था, साथ ले आया। मिस्टर लुइस ने कहा कि दिल्ली में जो हथियार बरामद हुआ है उससे फायर किए हुए खाली कारतूसों और गोलियों की काफी गिनती जांच के लिए जरूरी है। दिल्ली से जो पिस्तौल बरामद हुई थी उसे साफ किए या छेड़े बगैर उसमें से 6 कारतूस चलाए गए। वह उसी हालत में थी जिस हालत में बरामद हुई थी। ये फायर मेरी, मिस्टर लुइस और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट लाहौर की मौजूदगी में किए गए थे। तब पिस्तौल साफ की गई तथा 6 अतिरिक्त फायर किए गए। पिस्तौल एक बार फिर साफ की गई तथा 6 और कारतूस फायर किए गए। इस तरह 18 कारतूस और 18 गोलियां इकट्ठी की गई। उसी प्रकार के 4 अन्य ऑटोमेटिक पिस्तौलों से 6 और अतिरिक्त फायर किए गए। ये फायर भी मिस्टर लुइस की मौजूदगी में किए गए और उन्होंने ही कारतूस व गोलियां इकट्ठी करके और हर एक खेप लिफाफे में रखकर उस पर मुहर लगाई और उन पर अपने हस्ताक्षर किए। जिन हथियारों से ये फायर किए गए उनका ब्यौरा लिफाफों पर दर्ज है। मैं अपनी लिखी व हस्ताक्षर की हुई याददाश्त प्रदर्श PFB जो उस समय लिखी गई थी और जिस पर मिस्टर लुइस अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं, पेश करता हूं। वाल्टर लॉ कंपनी के मिस्टर लुइस उस समय मौजूद थे जब यह कार्रवाई हो रही थी। दरअसल फायर उन्होंने ही किए थे। बाद में उन्होंने ही विभिन्न खाली कारतूस व गोलियां जो उनके विचार में प्रदर्श P480 से चलाए गए थे, कुछ एक कारतूस व गोलियां जो घटनास्थल से बरामद हुई थी, उन्हें मिलाकर जांच की। इस बात की बहुत सावधानी बरती गई कि विभिन्न खाली कारतूस व गोलियां आपस में घुल मिल न जाएं। एक बार में सिर्फ एक कारतूस ही जांच के लिए दिया जाता था। निरीक्षण के बाद खाली कारतूस मिस्टर लुइस ADM को वापस दे दिया जाता था। तब वाल्टर लॉ कंपनी के मिस्टर लुइस ने कुल चीजें अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में रख दी और उन्होंने CID के लोहे के संदूक में ताला बंद कर दिया। उसकी चाबी मेरे कब्जे में रही। वाल्टर लॉ कंपनी के मिस्टर लुइस की राय में एक अन्य माहिर की राय ली जाए कि क्या पिस्तौल प्रदर्श P480 वास्तव में कत्ल में प्रयोग किया गया है। आखिरकार यह फैसला हुआ कि मैं खाली कारतूस और गोलियां और ऑटोमेटिक पिस्तौल प्रदर्श P480 और माउजर के खाली कारतूस और .320 बोर के जो सहारनपुर में बरामद हुए थे तथा अन्य रिवाल्वर जो लाहौर में बरामद हुए थे, मिस्टर चर्चिल के पास लंदन ले जाऊं जो गोलियों की शिनाख्त के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। मैं रिवाल्वर प्रदर्श P200, P122, P202 और P201 5 खाली कारतूस .450 बोर के रिवाल्वर के एक खाली कारतूस .38 बोर का जो WRA कंपनी का और एक खाली कारतूस .38 बोर का जो GG एंड कंपनी का है। 14 खाली कारतूस .403 बोर के पिस्तौल के, ब्रांड है DWMKK। 28 खाली कारतूस .32 बोर के ऑटोमेटिक गोली बारूद WRA एंड कंपनी AC और 12 खाली कारतूस 7.65 पिस्तौल के REM UMC जो सहारनपुर से बरामद हुए थे अपने साथ लंदन ले गया। मैं वे सारी चीजें भी अपने साथ ले गया जो लाहौर और दिल्ली में बरामद हुई थी और जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है।
लाहौर में मिस्टर लुइस एडीएम की देखरेख में जो परीक्षण हुआ था उसके साथ सारे खाली कारतूस और गोलियां भी मैं अपने साथ लंदन ले गया। खाली कारतूस प्रदर्श P 864 एम 18 दिसंबर 1929 की सुबह सैंडर्स और चनन सिंह के कत्ल के घटनास्थल के समय डीएवी कॉलेज के मैदान से उठाया गया था। एक सर्जेंट उसे मेरे पास लाया था। मैंने वह मौका देखा था जहां वह मिला था। खाली कारतूस प्रदर्श 864 10C, जिसमें 10C7 भी शामिल है, सहारनपुर में बरामद हुए थे, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं। फोटो प्रदर्श PCF1 PCF5 पर निशानियां और नंबर मैंने लिखे हैं और उनमें जो असली फोटो प्लेट उतारे गए थे तथा जिन पर मैंने फोटो प्लेट उतारने से पहले हस्ताक्षर किए थे उनसे मैंने उनका मिलान किया था और वो सही हैं। 26 जून 1930 हस्ताक्षर है यहाँ NP जैनकिन का, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पॉलिटिकल CID, और फिर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष GC हिल्टन का हस्ताक्षर है। इस लंबे बयान को समझ लीजिए संक्षेप में कि क्या है। इसमें उसने कहा कि जो सैंडर्स मारा गया था उसके शरीर से जो गोली निकली थी या वहां पर जो खोखे बरामद हुए थे और फिर चनन सिंह के शरीर से जो गोली बरामद हुई थी पोस्टमार्टम के समय, उन गोलियों की अब जांच हम कराना चाहते थे कि ये कौन से पिस्तौल से चली है। और दिल्ली में जब असेंबली में बम फेंका गया तो ये सूचना मिली कि वहां 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनमें से एक के पास एक .32 बोर की पिस्तौल भी बरामद हुई है। तो इस स्थिति में जब मुझे सूचना मिली मैं दिल्ली गया और दिल्ली में वो पिस्तौल और जो गोली चली थी, वहां जो गोली खाली कारतूस मिले उसे मैंने अपने पास ले लिया और ये मिलाया कि क्या ये एक ही पिस्तौल से चली। तो मुझे लगा कि लगभग एक ही वही पिस्तौल है जिससे सैंडर्स मर्डर कांड में जिसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी जांच के लिए एक और ये चीज करता है कि उस पिस्तौल से पूरा भर करके उसमें 6 गोलियां आती थी, 3 बार फायर किया गया। ये भगत सिंह की पिस्तौल की बात हो रही है क्योंकि सैंडर्स को उन्होंने मारा था। तो ये पता चलता है कि 18 गोलियां फिर वो ली गई, जो पिस्तौल असेंबली में बरामद हुई थी उससे 18 गोलियां फायर करवा गई, 3 बार 6-6 करके, और उन सभी गोलियों को उनके खोखे और खाली जो गोली चली थी बुलेट, उन सबको इकट्ठा किया गया। और ये लेकिन अभी तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये एक ही पिस्तौल से चली हुई गोली है, मतलब ये वही पिस्तौल है जिससे गोली मारी गई थी सैंडर्स को। तो इसके लिए फिर और अधिक हमने ये कोशिश की कि इंग्लैंड में चर्चिल नाम के एक बंदूक ये गोली आज की तारीख में जिसे कहते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट, तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो वहां थी जिसमें इस मामले के एक्सपर्ट थे चर्चिल, उनके पास ये भेजा जाए और उनसे जांच कराया जाए कि क्या इसी पिस्तौल से वो गोली चली है जो सैंडर्स को मारी गई थी। और फिर मैं इंग्लैंड पहुंचा, उनसे जांच कराया और उन्होंने कहा कि ये वही पिस्तौल है जिससे सैंडर्स को गोली मारी गई थी। अब सोच लीजिए कि किस लेवल पर इस केस की छानबीन चल रही थी। तो ये पूरा बयान देता है ये CID का सुप्रिंटेंडेंट जो सैंडर्स मर्डर कांड का IO था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये जांच अधिकारी जिसे कहते हैं, वो था, ये उसका बयान था। NP जैनकिन के बाद इसी दिन जो हथियारों की जिसने वैज्ञानिक जांच की थी, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट था रॉबर्ट चर्चिल, जो AJ चर्चिल लंदन का डायरेक्टर था, उसको विशेष रूप से इस केस में बयान देने के लिए लंदन से बुलाया गया था। और अब तक जितने भी दस्तावेज हैं उस दौर के, वो बताते हैं कि यह पहला केस था भगत सिंह का जो मुकदमा चल रहा था या उनके साथियों का, जिसमें इस लेवल तक जांच की जा रही थी। और जांच के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए पिस्तौल और कारतूस को इंग्लैंड भेजा गया और फिर इंग्लैंड से उस फोरेंसिक एक्सपर्ट को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा था। और वो चर्चिल अदालत में आता है और वो फिर अपना बयान देता है। लंबा चौड़ा बयान है। बयान में मोटे तौर पर यह है कि मुझे ये सारी चीजें सौंपी गई और मैंने ये पता लगाया कि हाँ, ये वही पिस्तौल है, .32 बोर की रिवॉल्वर है जिससे
सैंडर्स को गोली मारी गई थी। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि पुलिस वास्तव में भगत सिंह को फांसी पर लटकाने के लिए ये पूरा एकदम इस स्तर पर जांच कर रही थी कि दिल्ली असेंबली में भगत सिंह के पास से वो पिस्तौल, वो रिवॉल्वर बरामद हुआ है जिससे सैंडर्स की हत्या की गई थी लाहौर में। हालांकि ये बात झूठी थी। वो पिस्तौल, वो रिवॉल्वर पुलिस ने प्लान किया था, पुलिस ने वहां रखा था असेंबली में, और कहीं से भी ये होने वाली बात और निष्पक्ष अगर जांच की जाती तो ये संभव ही नहीं था कि उस पिस्तौल से यहां सैंडर्स को जो गोली मारी गई थी उसका मिलान होता, क्योंकि ये पिस्तौल भगत सिंह की पिस्तौल वास्तव में थी ही नहीं। भगत सिंह वहां निहत्थे गए थे। ये सुखदेव ने भी अपनी टिप्पणियों में लिखा है, और जो भगत सिंह के बाकी साथी थे, यहां तक कि बटुकेश्वर दत्त जीवित रहे लंबे समय तक, आजादी के बाद तक, उन्होंने भी यही कहा कि वहां पिस्तौल लेकर के हम लोग गए ही नहीं थे। तो पिस्तौल, भगत सिंह की पिस्तौल बरामद होने की बात ही नहीं थी। पुलिस ने वहां एक पिस्तौल रखा था और उसी को अब पुलिस साबित कर रही थी कि यही भगत सिंह की पिस्तौल है। भगत सिंह से लेकर के असेंबली में आए हैं और इसी पिस्तौल से उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। इसे साबित करने के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही थी। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हमने जस्टिस आगा हैदर की चर्चा की थी, जस्टिस आगा हैदर इस बिंदु पर पूरी तरह से अड़ गए थे कि इस झूठ को अदालत में नहीं चलने देंगे। जब पिस्तौल अलग है, गोली अलग है, तो झूठे गवाहों द्वारा यह स्थापित किया जाना कि ये वही पिस्तौल है, यह अदालत में ऐसा हम नहीं होने देंगे। और जस्टिस आगा हैदर को हटाए जाने का ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जैसे ही वो पिस्तौल अलग साबित हो जाती तो फिर ये साबित ही नहीं हो पाता, कोई सबूत नहीं बचता। गवाह तो थे लेकिन कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं मिलता जिससे पता चले कि भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या की थी। तो फिर उन्हें फांसी देने में अंग्रेजों को दिक्कत होती, इसलिए ये पूरी साजिश रची गई कि एक पिस्तौल रख करके साबित कराया गया कि ये वही पिस्तौल है जिससे सैंडर्स को मारा गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो हम लोग देख रहे हैं सैंडर्स हत्याकांड का जो आयु था उसका बयान, और फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट जिसने दावा किया कि उसने जांच करके रिवॉल्वर की ये पता लगाया है कि सैंडर्स को इसी रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।